हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 है। हम लोगों ने कल जो है वेक्टर का रेजोल्यूशन और 3D में जो है वेक्टर का किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिट वेक्टर को हमने स्टडी किया था। ओके, अब हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से आप इसको देखें, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर है। इसका मीनिंग ये है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फोर्स है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा है ईस्ट को, और आपने उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधे 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 न्यूटन फोर्स ईस्ट को, डायरेक्शन वही रहेगा। हमने यहाँ वेलोसिटी का एग्जाम्पल लिया है। जैसे ये कोई वेलोसिटी है 2i मीटर पर सेकेंड, आई मतलब आपको मालूम है प्लस एक्स एक्सेस में। ओके, इसमें अगर मान लीजिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया v में और नया वेक्टर बना v1, तो ये सिंपली 2 2 जा 4 हो जाएगा और i वैसे ही रहेगा, यानी कि कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई नंबर नोट कर लिया है कि n टाइम्स कर लिया, तो मैग्नीट्यूड चेंज n टाइम्स, डायरेक्शन अनचेंज रहेगा। ठीक, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। वो सिंपल मैटर है कि सिंपल नंबर मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पर चेक करें, जब भी आपसे पूछा जाए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर के लिए। एक तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर हमेशा 0 से 180 के बीच में रहेगा। इक्वल टू भी हो सकता है, हमने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ लेस देन इक्वल टू, ये थीटा है, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री। ठीक, यहाँ नीचे देखना, अगर कोई एंगल इस तरह का है तो एंगल, ये 2 वेक्टर हैं, ये मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसमें जो एंगल है वो ये वाला मत लें, आउटर वाला, ये वाला एंगल लेना। ठीक, अगर मान लीजिए एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये लेना है, मतलब हमें 0 to 180 लेना है, क्योंकि इधर से लेंगे तो 180 से ज़्यादा होगा। ठीक, दूसरी बात, अगर 2 वेक्टर टेल टू टेल अटैच हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये हेड ये टेल, तो ये वेक्टर का जो एंगल होता है बिटवीन 2 वेक्टर्स वो इनसाइड होता है। अगर हेड टू टेल अटैच हैं तो आउटसाइड होगा, क्योंकि यही लाइन पैरेलल होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये लाइन देखो यहाँ पैरेलल में शिफ्ट हो गई, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक, टेल टू टेल है तो एंगल इनसाइड होगा, हेड टू टेल है तो एंगल आउटसाइड होगा। इसका जो लोग कंपटीशन में तैयारी करेंगे उसमें जरूर ऑब्जेक्टिव मिलेगा इससे रिलेटेड, ध्यान रखना। ठीक, अब हम वेक्टर एडिशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स था आर्टिकल। तो वेक्टर के एडिशन के 2 मेथड हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ है और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक, एक तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ है। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हमने, एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी बी है, इससे रिप्रेजेंट किया और एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें और वो डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम फिर यहाँ पर इसको दिखा देंगे आपको। एंगल, ये एडिशन है वेक्टर का, 2 मेथड हैं, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेंगे, एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर थीटा है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, जो इसका डायगोनल होगा, और एरो ध्यान दें, ये एरो इस तरफ को, ये आपका रिजल्टेंट शो करेगा। और इसको हम लिखेंगे इस तरह से, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं है। आप यहाँ पर एक पॉइंट को ठीक से समझ लें कि एल्जेब्रिक सम में हम जैसे 4 + 3 है, उसको सिंपली 7 लिख देंगे। ठीक, लेकिन जब कोई 2 वेक्टर क्वांटिटी किसी पार्टिकल पर एक्ट करती हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, मान लो हमने इसके ऊपर एक पार्टिकल ये रख दिया कोई। ठीक, अब इसमें मान लीजिए हम इधर फोर्स लगा रहे हैं 4 न्यूटन का, तो ये राइट को चलेगा, इस तरफ को चलेगा मेरे लिए। अब अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर को चलेगा। ठीक, लेकिन अगर हमने इसमें 2 फोर्स लगा दिए, एक इस डायरेक्शन को एक इस डायरेक्शन को, तो इसका रिजल्टेंट आर की तरफ होगा। इस ब्लॉक पर अगर 2 फोर्स लगाएं, इसमें बनाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये ब्लॉक है आपका, और इसमें आप एक फोर्स इधर लगाइए 5 न्यूटन का, और एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा कि अगर आप सिंगल फोर्स लगाएंगे, ये
मान लीजिए ये F1 है फोर्स और ये F2 है, ओके। अगर आप ये फोर्स ब्लॉक में इधर लगाएंगे तो राइट को इधर चलेगा, ये फोर्स सिंगल लगाएंगे तो इधर चलेगा, और अगर दोनों लगा देंगे तो जिधर पैरेललोग्राम लॉ से डायगोनल आ रहा है उधर को ये मूव करेगा, यानी ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करे ये इधर को मूव करेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं किसी ब्लॉक के रिलेशन में कि अगर आप किसी ब्लॉक को यहाँ पर रख देंगे तो अगर फोर्स जो है वो एंगल पर लगाएंगे तो जिधर रिजल्टेंट होगा उस तरफ को मूव करेगा। और अगर F1 को हम इंक्रीज करते जाएं तो ये डायगोनल इसका इधर को टर्न लेता जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने एंगल को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, ये एंगल बढ़ा दिया, तो नेचुरल है कि अब जो पैरेललोग्राम बनेगा वो यहाँ बनेगा, अब रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये ऐसे नहीं बनाए गए रूल हैं, ये प्रैक्टिकल है कि अगर ए और बी दो फोर्स आप किसी बॉडी पर लगाएं या दो वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कर रही हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इधर को जाएगा। फोर्स ले लें, फोर्स अगर ए लगाया तो राइट को, बी लगाया तो इधर मूव करेगा, लेकिन अगर दोनों लगा दिए तो इधर को मूव करेगा, इसलिए वो ऑटोमेटिक रिजल्ट बनता है। इसी से बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, वेक्टर को हेड टू टेल अटैच करते हैं, और हेड टू टेल में ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि हमारा जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा वो ये आउटर वाला होगा, ये वाला, ये थीटा होगा, यहाँ पर थीटा ये है और इसमें थीटा ये होगा। इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो स्लाइड करके वेक्टर बी को इसका ए का हेड और बी के टेल पर अटैच करके, और उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर ये लोग लिखते हैं फार्मूला उसमें डेफिनेशन में, जैसे मान लीजिए ये ओ से स्टार्ट हुआ और ये पी है और ये पॉइंट क्यू है, तो ओ पी ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, और इसका ऑर्डर जो है ओ टू क्यू होगा, यानी कि जो हेड लगेगा वो यहाँ क्यू पर लगेगा, ठीक। एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट ये दोनों सेम है। अगर आप ये दो लाइन हटा दो तो ट्रायंगल रूल बन गया, ठीक है ना, एक ही जैसे हैं दोनों रूल। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट हम लिखेंगे R = A + B। आप अपनी बुक्स में पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ के डेफिनेशन को देख सकते हैं, और थोड़ा अगर आ जाए तो उसे लर्न भी कर लेना, ठीक है ना। इसमें दिखाएंगे कि ए और बी वेक्टर अगर थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, और इसमें रिवर्स ऑर्डर में थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक सम नहीं है। अगर मान लीजिए ये फोर्स आपका 4 है और ये 3 है तो ये 7 नहीं आएगा। 7 जब आएगा जब दोनों एक ही लाइन में लगे हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई ब्लॉक में यहाँ 4 रखते हैं और इसमें हम 4 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और तो 4 न्यूटन से फोर्स से ये मूव करेगा। अगर हमने 3 भी इधर लगा दिया तो 7 हो जाएगा, लेकिन अगर हमने 4 लगाया इस तरफ और 3 अपोजिट लगाया तो 4 - 3 1 रह जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक में आप इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते, 4 न्यूटन इधर लगाएं राइट को और इधर लेफ्ट को लगाएं 4, तो नेट कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो वेक्टर एडिशन होता है उसका एक रूल है, इसीलिए हमने जो वेक्टर की आपको डेफिनेशन लिखाई थी उसमें ये बात नोट कराया है कि वेक्टर के थर्ड पॉइंट है डेफिनेशन में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर मेथड से होगा, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इसका डेरिवेशन इसमें है आपका पहला ही सिलेबस में वेक्टर में, इसमें रिजल्टेंट निकालते हैं, डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। बुक में एनालिटिकल मेथड दे रखा होगा, तो दोनों से ड्राइव हो जाता है। ट्रायंगल लॉ ले लो चाहे पैरेललोग्राम ले लो, दो में से कोई भी बोर्ड में पूछ सकते हैं होम एग्जाम में। तो बाय ट्रायंगल लॉ ये वेक्टर ए है, हमने इसको ओ क्यू से रिप्रेजेंट किया है। ये वेक्टर बी है, इसको हमने क्यू पी से रिप्रेजेंट किया है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो ओ पी होगा। इसका मीनिंग आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी, एक इधर लगाएं एक इस डायरेक्शन में लगाएं, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन को आएगा, ठीक। तो इसको ड्राइव है तो इतना ही ट्रायंगल लॉ, लेकिन इसको ड्राइव करने के लिए क्या करते हैं कि ओ ए क्यू को प्रोड्यूस किया यानी आगे बढ़ाया, और पी से इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, पी एन हमने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रा परपेंडिकुलर पी एन, ये परपेंडिकुलर का साइन हम लगा देते हैं, ये परपेंडिकुलर पी एन, ये पी एन, ठीक है, पी एन टू ओ क्यू, ओ क्यू प्रोड्यूस्ड यानी ओ क्यू को आगे बढ़ाकर और इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल इसमें देखिए पहले पी क्यू एन में,
इसमें लगाइए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होगा बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है? क्यू एन, और हाइपोटेनस क्या है? बी, क्यू एन अपान बी। अब इनमें वेक्टर नहीं लगाना, ये मैग्नीट्यूड देगा आपको अब, ठीक है ना। तो क्यू एन अपान बी, तो क्यू एन हो गया बी कॉस थीटा। फिर इसमें साइन थीटा लगाया, तो परपेंडिकुलर पी एन और हाइपोटेनस बी, तो पी एन अपान बी, तो पी एन आ गया आपका बी साइन थीटा। ठीक, अब मैग्नीट्यूड को निकालेंगे सबसे पहले आर का। आर मतलब रिजल्टेंट, तो सी से भी लिख सकते हैं उसको, रिजल्टेंट को। तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया पी ओ एन, जो बड़ा वाला है पी ओ एन, ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल, ये भी बन रहा राइट एंगल, और ये टोटल ट्रायंगल भी राइट एंगल बन रहा है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें आप, ओपी का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, बेस ओ एन है और पी एन परपेंडिकुलर है पी एन स्क्वायर। ठीक, ओ एन जो डिस्टेंस है ओ टू एन, ये ओ क्यू प्लस क्यू एन है, ओ क्यू प्लस क्यू एन, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ क्यू कितना डिस्टेंस है? ए है, और ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यू एन कितना है? बी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें, क्यू एन की जगह बी कॉस थीटा, तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ओके, और पी एन की जगह पुटअप कर दें ये वैल्यू बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा लिख दी। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, आपको मालूम होगा फार्मूला, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दें, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने अंडरलाइन किया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख लें, इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इसकी जगह 1 लिख देंगे। ओके, और यहाँ 2ab कॉस थीटा है आपका, तो ये आपका बन गया रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर लें तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये फार्मूला आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो हम रिजल्टेंट है आर, उसका एंगल भी चेक करेंगे। तो एंगल जो है वो ए के साथ कितना बना रहा? अल्फा, तो यहाँ पर टेन अल्फा लगा दें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पी एन है और बेस है आपका ए प्लस मतलब ओ क्यू प्लस क्यू एन, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया टेन अल्फा, ये डायरेक्शन ऑफ आर लिखा है ऊपर, डायरेक्शन ऑफ आर, ये क्या लिखा था? मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो टेन अल्फा हो गया पी एन अपान ओ एन, पी एन आपका बी साइन थीटा है और ये ए प्लस बी कॉस थीटा है। इसमें आप लोग न्यूमेरिकल लगाते समय इस बात का ध्यान रखें, ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, वो ए के साथ बन रहा है, इसके साथ। अगर कभी बी के साथ ज़रूरत पड़ती है तो इंटरचेंज कर दें, बी यहाँ लिख दें, ए यहाँ पर लिख दें। ठीक, फार्मूला आप लर्न कर लेना। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन होगा तो आपको उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो जो पैरेललोग्राम लॉ है वो आपने बनाया, दोनों डेरिवेशन एक जैसे हैं। ये पैरेललोग्राम लॉ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, इसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ए और बी का रिजल्टेंट। ओके, फिर इसको ओ क्यू को आगे प्रोड्यूस किया और पी से परपेंडिकुलर डाला, फिर वही वर्किंग करेंगे जो यहाँ पर की गई है, बिल्कुल सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे। ये दो लाइन अगर आप हटाते हैं तो ये ट्रायंगल वाला लॉ बन जाएगा, यानी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, और फिर ये लाइन हमारी सेम है दोनों। उसके बाद फिर इसको लिख देंगे नेट, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ से आप डेरिवेशन करें और चाहे डेरिवेशन आप ट्रायंगल लॉ से करें, दोनों में ही जो है वो एक ही मेथड है। ठीक है ना, दोनों से एक जैसे रिजल्ट आएंगे और दोनों के मेथड में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो आप ये डेरिवेशन समझ गए होंगे वेक्टर का। ये वेक्टर के दो वेक्टर को ये दो वेक्टर के लिए ही लगेगा केवल, यानी कि दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हों और उनका अगर रिजल्टेंट आपको निकालना हो तो ये आपका मेथड यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट यहाँ पर देखें कि ये बात आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी हो, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, वो ऐसे नहीं आ जाती है कि रिजल्ट। ठीक है ना, जैसे ये डायगोनल है तो ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर हम फिर बोल रहे हैं कि ओ पॉइंट पर अगर हम किसी पार्टिकल को रख दें और उसमें दो फोर्स लगाएं, यहाँ फोर्स की हम बोल रहे हैं बार बार क्योंकि वो आपके इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो हम फोर्स अगर इस डायरेक्शन को लगाएं तो ओ क्यू के डायरेक्शन में तो ओ क्यू में मूव करेगा, अगर हम ये डायरेक्शन में लगाएं तो बी के डायरेक्शन में तो बी में मूव करेगा, लेकिन अगर दोनों फोर्स लगा दें
तो फिर ओपी डायरेक्शन में मूव करेगा। आप टेबल पर कहीं पर भी किसी ब्लॉक को रखकर ये बात को चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला लिखा है मैग्नीट्यूड का, वो ये फार्मूला है, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, इसमें और ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप नोट करें कि अगर वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, ये वेक्टर सम है और ये एल्जेब्रिक सम है, R इज इक्वल टू A प्लस B, ये वेक्टर सम, ये एल्जेब्रिक सम, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आएगा। ठीक है ना, हमने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि हम किसी मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं या हम वेक्टर लगा के मॉड लगा के लिख सकते हैं। और इसका होल स्क्वायर क्या होता है वो आपको मालूम है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें कॉस थीटा नहीं आता है, लेकिन इसका अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसमें कॉस थीटा आएगा। तो दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये इसका एक स्पेशल केस है। कैसे, देखिए, अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर ए इधर एक्ट कर रहा है और बी भी इधर है, यानी दोनों पैरेलल में है। ठीक, तो देख लीजिए एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है क्योंकि एक ही लाइन में है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें आप, cos 0 1 होता है। जिन लोगों ने मैथ के लेक्चर नहीं सुने हैं वो मैथ के लेक्चर पहले देखें और उसके बाद इसको करें, नहीं तो फिर आपको एंगल या लर्न अभी यहाँ करने, लेकिन काइनेमेटिक्स के पहले आपको मैथ के लेक्चर जरूर देखने पड़ेंगे। तो cos 0 यहाँ पर 1 होता है, यहाँ जब 1 डाल देंगे तो सिंपल आर स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बन गया आपका a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, रूट से कैंसिल हो गया। ये रिजल्ट इसका एक स्पेशल केस है जिसमें कि थीटा 0 डिग्री होता है, यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन को एक्ट करते हैं, तब आपका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ये बात हमने अभी आपको बताई है कि हम किसी भी उसमें, जैसे मान लीजिए आपका ये सरफेस है और इस सरफेस में अगर हम कोई ब्लॉक रखते हैं, इसमें अगर आप एक 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगाते हैं और 3 का भी इधर लगाते हैं तो 7 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अभी बताएंगे, अगर अपोजिट लगाएं 4 इधर और 3 इधर तो 4 - 3 1 रह जाएगा, तब आपका a माइनस बी हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो इनका रिजल्टेंट है, एक इसका ग्राफिकल मेथड भी है जिसमें हेड और टेल को अटैच करके लगाते हैं। जैसे ये ए वेक्टर ए है, इसका ये हेड है, ये टेल है, इसको यहाँ शिफ्ट करके बी यहाँ लगा दिया, ये बी वेक्टर लगा दिया, ये ए, यहीं पर हम बता दे रहे हैं ग्राफिकल मेथड, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। जैसे ये 4 हो, ये 4 हो तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, ये लेकिन स्केल बना के बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 न्यूटन है तो कोई स्केल बना लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। मान लीजिए ये 3 न्यूटन है तो स्केल बना ली, तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की, 1 न्यूटन को मान लिया 1 सेंटीमीटर, और फिर स्केल से इसको मेज़र करें और फिर लिख दें कि इतना फोर्स आएगा। ठीक, और ये फार्मूला भी लगेगा एंगल के लिए। अगर आप ये इसको चेकिंग करें, ये तो मैग्नीट्यूड देता है, और एंगल अगर चेक करना चाहें तो tan अल्फा में वैल्यू डाल दें वहाँ पर। ठीक, तो b साइन थीटा कितना है 0, और ये है a प्लस बी कॉस 0। ये साइन 0 0 होता है, 0 हो गया इसलिए अल्फा 0 हो गया। इसका मतलब रिजल्टेंट a के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आ गया होगा बात आपके कि 0 डिग्री पर हमारा जो वेक्टर सम होता है वो एल्जेब्रिक सम के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से अगर 180 डिग्री पर दो वेक्टर क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट, मान लीजिए आपका थीटा 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पर cos 180 की वैल्यू अभी अगर मैथ नहीं किया है तो लर्न कर लें, -1 होती है। ठीक है, यहाँ पर -1 डाल दें तो -2ab हो जाएगा। ठीक, तो r इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, ध्यान दें यहाँ पर cos 180 की जगह -1 डालें, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी। ठीक है ना। अब a हमारा जो है वो ग्रेटर देन हमने मान लिया है, वैसे अगर b ग्रेटर देन होगा तो फिर b माइनस a हो गया। अब जैसे इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, ये वेक्टर a है, b वेक्टर रिवर्स होगा, ये उसमें बेसिक थ्योरी में बताया, अगर b राइट को है तो -b लेफ्ट को हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें से बी वेक्टर हमने ये लिया है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ये वेक्टर ए देखिए बनाया, फिर बी को रिवर्स कर दिया क्योंकि माइनस करना है, तो ये रिवर्स कर दिया। तो ये इतना वेक्टर बनेगा आपका ए माइनस बी। ये दोनों जो एक्ट कर रहे हैं ये 0 डिग्री पर है, और ये माइनस बी कर लिया तो ये 180 डिग्री पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बी को नेगेटिव कर लिया है। अगर बी जो वेक्टर है अगर हम 180 पर माने तो उसको हम ऐसे बनाएंगे बी वेक्टर को, और इन दोनों को समझ ले ऐड कर लिया है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट सीधे माइनस हो जाएगा। ठीक, आप दो पॉइंट यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके अलावा हम अदर एंगल पर भी ले सकते हैं वेक्टर को, जैसे 90 डिग्री का तो वैसे भी पाइथागोरस लग जाता है। तो 90 डिग्री पर अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो उनका जो हम रिजल्टेंट यहाँ पर निकालेंगे, जैसे थीटा 90 डिग्री पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, वो आपको मालूम होगा बेसिक। आप फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दें उसमें तो कॉस 90 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे जो है वो वेक्टर आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका रिजल्टेंट हो गया। और मालूम है आपको ये मैग्नीट्यूड ये है, ये बी है, ये 90 है, तो ये वाला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए होंगे। और रिजल्टेंट का एंगल अभी तो ये टेन थीटा से निकाल लो, ये रिजल्टेंट है, ये अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या होगा बी अपान ए। फार्मूले में डालेंगे तब भी बी अपान ए आएगा, उसमें साइन 90 1 डाल दें और कॉस 90 को 0 लिख दें, अभी बी अपान ए आ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब रिजल्टेंट 90 डिग्री पर ये होगा और टेन अल्फा जो है वो बी अपान ए होगा। यानी दो फार्मूले हैं, मैग्नीट्यूड भी लगाएंगे और क्या लगाएंगे, डायरेक्शन को भी चेक करेंगे। ठीक, दोनों ही कैलकुलेशन करें। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। ये जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अगर इसमें a इज इक्वल टू बी हो तो ज़रा देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हम b की जगह a लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab, b में a लिख दो, a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर ए स्क्वायर दोनों प्लस कर लें, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ मैथमेटिकल जिनका पोर्शन वीक है वो थोड़ा ठीक से ध्यान से करना वर्किंग को। 2a स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन, ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। हमने मैथ कराते समय उसमें जिनको नहीं मालूम है वो आप लोग जो हैं वो मैथ को देखें। मैथ में हाफ एंगल फार्मूले लगाए हैं। कास 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, दो फार्मूले होते हैं, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले हैं। जिनके पास मैथ है वो तो कर ही लेंगे, मैथ नहीं है वो लोग मैथमेटिकल जो 5 लेक्चर हैं उनको ज़रूर चेक करें। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ 2 थीटा है तो थीटा होगा, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 15 डिग्री होगा। ये दोनों ही फार्मूले हैं। एक और होता है तो इसमें हम वो फार्मूला यूज करते हैं कॉस थीटा का जिसमें 1 कट हो जाए, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है लेकिन यहाँ थीटा है तो उधर थीटा बाई 2 आएगा। तो 2a स्क्वायर चेक करें, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली लिखेंगे, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ध्यान दें यहाँ 2 थीटा, यहाँ थीटा, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ थीटा है इसलिए थीटा बाई 2, 1 कैंसिल हो गया। अब ये बना 4a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट ले लो, 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक, तो ये जनरल फार्मूला बन गया है। हम दोनों से इसको आपको निकालना सिखाएंगे। अगर a इज इक्वल टू बी है और ये जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं आप इन रिजल्ट को लर्न रखें, ये आपको 12th तक काम आएंगे। देखिए पहली कंडीशन, इफ़ a इज इक्वल टू बी, ठीक, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों मेथड हैं, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट डाल दें, हम दोनों से चेक कराएंगे आपको। ठीक, पहले हम इसमें वैल्यू डाल रहे हैं तब रिजल्टेंट कितना होगा, तो डाल दो वैल्यू। यहाँ पर एंगल भी चेक कराना पड़ेगा। एंगल जो है यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और थीटा की जगह यहाँ 60 डालो,
तो cos 60 कितना होता है, बोलो 1/2। यहाँ 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो रूट के अंदर आया 3a², ये बन गया a√3। और अगर इसमें डालें तब भी आएगा, और डायरेक्ट फार्मूला में डालें, r = है 2a cos θ/2। 2a cos थीटा की जगह कितना डालें, 60, तो यहाँ आ जाएगा 30, θ/2 है, तो 2a cos 30 की वैल्यू डाल दो, √3/2 कैंसिल, तो ये बन गया a√3। आ गई होगी बात समझ में, ठीक। यानी दोनों जो वेक्टर हैं वो इक्वल, और इसे लर्न रखना है, जब दो वेक्टर इक्वल हों और 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हों तो इनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है। दूसरा एक पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर कर लेना कि जब भी दो वेक्टर इक्वल होंगे, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर a है और ये भी वेक्टर a है, इसका ये मीनिंग हुआ, और 60 डिग्री पर हम पैरेललोग्राम लॉ बना रहे हैं, तो इसका जो ये रिजल्टेंट आया है ये a√3 होगा, और ये बाइसेक्ट भी करेगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। क्यों, सीधा मीनिंग है, अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं और 5 इधर लगाएं तो ये बीच में से होके जाएगा, इसलिए ये बाइसेक्ट करेगा दोनों को। और ध्यान रखें, अगर फार्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे तो तब भी tan 30 आएगा, हम चेक करा रहे हैं, देखो tan अल्फा फार्मूला था b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, देखिए वैल्यू डाल रहा है, b की जगह a, और साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, a प्लस a cos 60 डिग्री, इसमें वैल्यू डाल दीजिए, a कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर वैल्यू डालिए 1 + 1/2, तो ये यहाँ पर सॉल्व करें, √3/2 और ये 2/3, तो 1/√3, तो अल्फा = 30 डिग्री। तो फार्मूले से भी आएगा, और डायरेक्ट भी लर्न रखें, सीधे लर्न रखें, अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो सीधे बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और दोनों वेक्टर इक्वल हैं, 60 डिग्री पर अगर एक्ट कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो √3 टाइम्स होगा, ठीक। चाहे फार्मूले से करें, ये डायरेक्ट वाले से, और चाहे वैसे करें, दोनों से, लेकिन लर्न रखें सीधे सीधे, ठीक। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि अगर थीटा जो है वो दो वेक्टर इक्वल हैं और एंगल बिटवीन टू वेक्टर 120 डिग्री है, तब उनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो cos 120 की वैल्यू, ये हमने वैल्यू आपको मैथमेटिकल उसमें सिखाई है, जो मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है उसी में ये वैल्यू निकाली गई है। तो अगर आप नहीं आगे देख सकते हो तो मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर पहले देख लें, और अदर काइनेमेटिक्स की उसमें देख लेना, उससे आप वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। देखिए सेकंड केस, इफ a = b एंड थीटा = 120 डिग्री, तब रिजल्टेंट r, हम फार्मूले में ओरिजिनल डालेंगे, आप न्यूमेरिकल में वहाँ शो करें हमेशा, a² 2a² और cos 120, तो ये बन जाएगा आपका 2a² cos 120, बहुत फिजिक्स में यूज होती है, यहाँ पर लर्न कर लें, cos 120 -1/2, तो ये 2a² -a² a आ जाएगा। इसका मतलब अगर दो वेक्टर इक्वल हैं और 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, देखिए डायग्राम से, ये वेक्टर a है और ये भी a है, और ये 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ये रिजल्टेंट भी a के इक्वल होगा, इनका मैग्नीट्यूड a आएगा। तो समझ गए होंगे आप, यहाँ वेक्टर नहीं लगाना, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसका ये है, इसका डायरेक्शन ये है, दोनों वेक्टर इक्वल हैं, इनका डायरेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा, डायरेक्शन इसका इससे दिया जाएगा, 60 डिग्री पर एक्ट करेगा, बीच में से होके जाएगा, ठीक है ना। जब भी दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा बाइसेक्ट करे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान दें, यानी कि दो पॉइंट सीख गए कि अगर 60 डिग्री पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है, अगर 120 डिग्री पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट सेम होता है, और बाइसेक्ट तो करेगा ही। अब यहाँ जरा एक पॉइंट नोट करें, ये वेक्टर a है, ये भी वेक्टर a है, इक्वल है लेंथ, इसका रिजल्टेंट ये है। अगर हम एक तीसरा वेक्टर इसके अपोजिट लगा दें, ये लगाया,
ये लगाया, इसका रिजल्टेंट ये जा रहा था, ये वेक्टर ए है, ये ए है, इसका रिजल्टेंट ये है, यहाँ हमने ऐसे ही बना लिया। और एक अपोजिट लगा दो वेक्टर इसके अपोजिट, तो तीनों मिलाकर 0 हो जाएंगे, यानी और तीनों किस एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, 120 डिग्री पर, 120 डिग्री, 120 डिग्री। समझ गए होंगे। इसमें क्या होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, ये कैंसिल कर देगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, इधर आएगा, वो ये कैंसिल करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, उसको ये कैंसिल करेगा। ठीक, यहाँ फिर चेक करें, अगर ये तीन वेक्टर इक्वल, ये वेक्टर, ए वेक्टर और ये ए वेक्टर, ये 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा, तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग है कि जैसे ये कोई पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पर एक फोर्स इधर लगाएं, दूसरा 120 पर, फिर तीसरा उससे 120 पर, तो इसमें कोई मोशन नहीं होगा, इसका नेट रिजल्टेंट 0 होगा। और ध्यान देना, इसी को हम साइक्लिक उसमें भी लिखते हैं, ट्रायंगल बनाकर। देखिए ये वेक्टर ए, ये हमने मान लीजिए ये वाला बनाया, हमने इसमें टिक लगा दिया, ये वाला, ठीक। दूसरा वेक्टर ये है क्रॉस वाला, ये हमने ये बनाया, ओके, ये क्रॉस वाला है। अब जरा ध्यान दें, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल मेथड से वो ये होगा, ध्यान होगा, अभी ट्रायंगल मेथड देख लेना अगर भूल रहे हो। और एरो किधर लगेगा, ऊपर को। लेकिन अगर हमने उसका एरो रिवर्स कर दिया साइक्लिक ऑर्डर में, यानी इस डायरेक्शन में इसको रिप्लेस कर दिया ये, तो नेट रिजल्टेंट 0। ऐसे समझ लें कि जहाँ से डिस्प्लेसमेंट की तरह कि हम जहाँ से स्टार्ट हुए फिर वहीं पर आ गए, तो नेट रिजल्टेंट 0। ये दोनों डायग्राम एक ही हैं, ये टेल टू टेल लगाए गए, ये हेड टू टेल लगाए गए हैं, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको हम डिस्कस कर दें कि ये वेक्टर भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक। अगर कोई यहाँ ये पूछता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, आपको मालूम तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो अंदर एंगल कितने होंगे, 60-60। लेकिन यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 नहीं है। हमने अभी आपको बताया था सेकंड पॉइंट में कि जब भी हेड टू टेल अटैच होगा तो हम वेक्टर आउटर लेंगे, वो इनसाइड नहीं लिया जाता है। इसका मतलब ये वेक्टर जिसमें टिक लगा है, ये क्रॉस लगा है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो ये वाला लिया जाएगा। इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये 60 है, ये 120 है, ये तब आएगा 120, क्योंकि अंदर तो 60 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होगा वो आपका अगर हेड टू टेल लगा है तो आउटर लिया जाएगा, इनसाइड नहीं लिया जाएगा। और ये जो मेथड होते हैं इसमें आप मालूम है, जैसे ये वेक्टर मान लीजिए ए है, अब अपोजिट ए लगा दो तो नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक। दो वेक्टर कितने एंगल पर हो तो रिजल्टेंट 0 होगा, 180 डिग्री पर। नेचुरल है कि एक फोर्स आप ये है इधर राइट को लगा रहे, एक लेफ्ट लगा रहे, तो दोनों मिलाकर कैंसिल, ओके। तीन वेक्टर इक्वल कितने एंगल पर हो, 120 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट 0। 4 वेक्टर इक्वल तो 90 डिग्री पर, 360 से डिवाइड करते जाओ, 360 डिवाइडेड बाई 2, 360 डिवाइडेड बाई 3, 120। 4 से डिवाइड करो, स्क्वायर बनेगा इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ऐसे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए और ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, नेट 0। इसी को अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में बनाएंगे तो ऐसे आएगा, नेट 0, ए बी ए, ये क्लोज लूप बन जाएगा। वैसे क्लोज पॉलीगॉन लॉ यही होता है कि अगर क्लोज लूप में अगर नेट आप जहाँ से स्टार्ट हो रहे वहीं पर वापस आ गए तो उसका नेट रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ऐसे भी 0 हो सकता है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जरूरी नहीं इक्वल हो, इनका रिजल्टेंट देखें इस डायरेक्शन को होगा और एरो ऊपर लगेगा। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर इसके अपोजिट सेंस में लगा है और फिर यहीं पर आ गए एरो यहाँ पर, तो ये तीनों मिलाकर इनका नेट रिजल्टेंट 0, ठीक है। मोर देन 2 के लिए ये पॉलीगॉन लॉ हो जाता है। ऐसे कई वेक्टर लगा दो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी और ये वेक्टर फिर वापस आ गए, ये वेक्टर ई और वहीं पर आ गए वापस जहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो नेट रिजल्टेंट 0। इसको ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई नेट इज इक्वल टू 0। समझ गए होंगे आप। तो आप दो फार्मूले जरूर ध्यान रखें कि 60 डिग्री पर अगर दो वेक्टर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स
120 डिग्री पर अगर दो वेक्टर एक्ट करते हैं तो तीन वेक्टर तो उनका दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट सेम होता है और रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा। ठीक, साइक्लिक ऑर्डर में कितने भी वेक्टर लगे हों, उनका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, लेकिन अगर वो क्लोज लूप बना रहे हैं तो पॉलीगॉन बना रहे हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट, इसका मीनिंग है, जीरो होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट में ले लेते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं वापस आ गए तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो है अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं तो हमेशा उनका नेट रिजल्टेंट जीरो होगा। ठीक इसी तरह से 90 डिग्री का भी ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं ए और बी और 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, ये तो आसान है, ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों इक्वल हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ये होगा। इसमें एक बात फिर पूछेंगे और ध्यान रखना बात, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये ए और बी इक्वल है यहाँ पर, तो फिर दो इक्वल हैं तो ये एंगल 90 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा। हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं और अच्छी तरह से ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो वेक्टर आपका ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये सी इसका रिजल्टेंट है। दोनों अगर इक्वल हैं तो फिर ए और ए ये दोनों इक्वल होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो a√2 होगा। आप भी जानते हैं कि 90 डिग्री पर जो है वो √2 टाइम्स हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक, अब जरा ध्यान दें जो हम बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये भी ए है, साइक्लिक ऑर्डर में ये वापस आ गए और ये इसने इसको जीरो बना दिया। ओके, ये वेक्टर ए बी है, इसका ये रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट रिजल्टेंट ये है, इसके हमने अपोजिट वेक्टर लगा दिया, यानी उसमें लिखा हुआ है कि तीन वेक्टर इस तरह से हैं कि दो इक्वल हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो साइक्लिक ऑर्डर में जीरो बना रहा है, यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं ठीक वहीं पर आ जाते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। एरो चेक कर लें, देखिए। ओके, हम इसको रिजल्टेंट को इसको सी ले रहे हैं वेक्टर को, हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो है, ये गिवन है, और ए इज इक्वल टू बी है, मैग्नीट्यूड इक्वल। ठीक, अब देखें एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये 45 है, ये 45, ये 90, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल। ठीक, अब आप बताएं ए और सी के बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन ए एंड सी वो 45 नहीं है, क्योंकि ये हेड टू टेल लगा हुआ है। इनका एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहर वाला, वो कितना होगा? 135। इसके बीच में 90 है लेकिन बाहर वाला 90 है, तो दोनों इक्वल है। ऐसे इसके बीच में भी एंगल 135। ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेकिन एरो ध्यान रखना इसका, ये साइक्लिक ऑर्डर में जीरो है, ये है क्वेश्चन यहाँ इतना कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी 135 है। समझ गए होंगे, हमने सेकंड पॉइंट में बता दिया, हेड टू टेल आउटर एंगल होता है, इनसाइड एंगल नहीं होता है। ठीक, ओके, अब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे डिस्कस इसका।